डिस्क्लेमर, आप जो सुनने जा रहे हैं वह सिर्फ एक कहानी है। हाँ, एक ऐसी कहानी जो सिर्फ हमारी कल्पना की दुनिया में मौजूद है। इसमें बताई गई हर बात बस मनोरंजन के लिए है। किसी भी धर्म, व्यक्ति या जगह से इसका कोई लेना देना नहीं है। अगर आप ऐसी ही और मजेदार कहानियां सुनना चाहते हैं तो VIP स्टोरीज को सब्सक्राइब करना और इस वीडियो को लाइक करना न भूलें। अलीशा और उसके दोस्त काफी देर तक बिना कुछ बोले एक दूसरे की तरफ देखते रहे। उसके बाद अलीशा ने डायरी को हाथ तक नहीं लगाया। तभी बाहर से कुछ स्टूडेंट्स की आवाज उन्हें सुनाई दी। कम ऑन गाइस, बॉनफायर शुरू हो गया है। अलीशा ने डायरी को वहीं समीर के टेंट में छोड़ दिया और वह पांचों टेंट से बाहर बॉनफायर की ओर चल दिए। चलते चलते निशा ने कहा, मुझे तो डायरी में लिखी बात बिल्कुल सच लग रही है। नहीं तो इस तरह की बातें कौन अपनी पर्सनल डायरी में लिखता है। किसी ने भी निशा की बात का कोई जवाब नहीं दिया। वह सभी बोनफायर के पास जाकर अपनी जगह पर बैठ गए थे। गाइड और कुछ स्टूडेंट्स ने मिलकर बहुत ही अच्छे तरीके से लकड़ियों को छोटे छोटे टुकड़े में खड़ा करके उनमें आग लगाकर शाम को और रंगीन बना दिया था। सभी स्टूडेंट्स आग के आसपास बैठे थे। सभी ने वहीं बैठकर रात का खाना खाया और अपनी अपनी बातों में मशगूल हो गए। लेकिन अलीशा और उसके दोस्त चुपचाप बैठे थे, मानो उन्हें सांप सूंघ गया हो। तभी साथ में आए गाइड ने उन सभी स्टूडेंट्स से कहा, हेलो गाइस, मेरा नाम शिवम है। मैं इस जंगल कैंप में आप लोगों का गाइड हूँ। सभी को ये जानकर बहुत खुशी होगी कि आप इंडिया के सबसे खूबसूरत जंगलों में से एक देवदार के जंगलों में आए हुए हैं। सभी स्टूडेंट्स ने गाइड की बात सुनकर तालियां बजाई और उसकी तरफ देखने लगे। अपनी बात आगे बढ़ाते हुए गाइड शिवम ने बोलना शुरू किया, आपको ध्यान रखना है कि हम सबको एक साथ रहना है और कोई भी स्टूडेंट अकेले कैंप से बाहर नहीं जाएगा। ये जंगल जितना खूबसूरत है उतना ही खतरनाक भी है। इसके अंदर तरह तरह के जंगली जानवर रहते हैं। अब अगर किसी को कुछ पूछना है तो वह पूछ सकता है। तभी निशा ने हवा में अपना हाथ उठाया। यस मिस। शिवम ने उसका नाम पूछने के लिए मिस को लंबा खींचा। निशा ने अपना नाम बताया। क्या पूछना है आपको? गाइड शिवम ने निशा से कहा। सर, आप तो यहाँ जंगल कैंप कराते रहते हो और हो न हो इन जंगलों के बारे में भी अच्छे से जानते होंगे। निशा की बात पर गाइड शिवम ने अपना सिर हाँ में हिलाया। निशा ने अपने साथियों की ओर देखा और गाइड से बोली, सर, क्या इन जंगलों में वैम्पायर्स भी हो सकते हैं? निशा की बात सुनकर सभी स्टूडेंट्स उस पर हंसने लगे। वहीं अलीशा और उसके दोस्त चुप बैठे थे। अलीशा ने निशा को बैठने का इशारा किया और वह बैठ गई। सबको शांत करते हुए गाइड शिवम ने कहा, प्लीज साइलेंस। बहुत अच्छा सवाल किया है मिस, निशा ने। गाइड के मुंह से ये सुनकर सभी स्टूडेंट्स चुप हो गए। वह सभी हैरान थे कि गाइड निशा की बातों का समर्थन कर रहा है। इन जंगलों में पता नहीं कितने राज छिपे हैं। यहाँ के स्थानीय लोगों का कहना है कि पिछले कुछ महीनों से देवदार के इन जंगलों में कुछ अजीब सी हलचल है। रात होते ही अजीब सी ठंड इन जंगलों में बढ़ जाती है। वहीं बहुतों का मानना है कि शायद किसी भूत प्रेत का साया इन जंगलों पर आ गया है। ये सब बातें बस अफवाह है, लेकिन सतर्क और जागरूक रहने में कोई बुराई नहीं है, शिवम ने सभी को नसीहत देते हुए कहा। शिवम की बात खत्म होते ही अलीशा की क्लास के एक स्टूडेंट रुद्र ने पूछा, सर, मैंने सुना है कि वैम्पायर सबसे पहले नेचुरली और घमंडी लड़कियों पर अटैक करता है। उसकी बात सुनकर सभी स्टूडेंट्स हंसने लगे। रुद्र भी दिल्ली के एक बहुत बड़े बिजनेसमैन का बेटा था। रुद्र और अलीशा दोनों के पिता एक दूसरे के दुश्मन थे। बिजनेस में आगे बढ़ने की होड़ ने उन दोनों को दुश्मन बना दिया था। अपने पिता की तरह रुद्र भी अलीशा को अपना दुश्मन मानता था। ओह जस्ट शट अप, यू मोरॉन, अलीशा ने उसे जवाब देते हुए कहा। वह जानती थी रुद्र उसी की बात कर रहा है। बीच में बोलते हुए संजय सर ने कहा, देखो, आपस में लड़ने की कोई जरूरत नहीं है। वैसे यह वैम्पायर्स वाला टॉपिक आज पहली बार नहीं उठा है। कई सालों से यह बात एक रहस्य ही है। आप सभी जानते हैं कि वैम्पायर्स के ऊपर कई मूवीज बन चुकी है और बुक्स भी लिखी गई है। बाकी इस टॉपिक पर अगर किसी को ज़्यादा जानकारी चाहिए तो प्रोफेसर दिवाकर की एक स्पेशल क्लास ले सकता है। संजय सर की बात सुनकर सभी स्टूडेंट्स आश्चर्य में पड़ गए।
तभी एक स्टूडेंट ने पूछा, लेकिन संजय सर, प्रोफेसर दिवाकर तो हिस्ट्री के टीचर है, भला वह कॉमर्स स्ट्रीम वालों की क्लास क्यों लेंगे? सबके दिमाग में भी यही सवाल घूम रहा था। स्टूडेंट्स की दुविधा को दूर करते हुए संजय सर ने कहा, प्रोफेसर दिवाकर का मानना है कि वैम्पायर्स होते हैं और इस बारे में वह बहुत साल पहले रिसर्च भी कर चुके हैं। कई बार खाली समय में वह हमें वैम्पायर्स के अस्तित्व के बारे में भी बताते हैं, लेकिन उनकी बातों को कोई सीरियसली नहीं लेता। सुनने में तो ये टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग लगता है, लेकिन हकीकत में इसे स्वीकारना बहुत ही मुश्किल। तुम लोग चाहो तो फादर फेडरिक से रिक्वेस्ट करके मंडे को उनके एक खाली पीरियड में से क्लास ले सकते हो। सभी को संजय सर की बात समझ आ रही थी। लगभग 90% स्टूडेंट्स प्रोफेसर दिवाकर की क्लास लेने के लिए तैयार हो गए थे। कहीं न कहीं अब निशा के साथ साथ अलीशा और उसके दोस्तों के अंदर भी डायरी में लिखी बातों की गहराई तक पहुंचने की जिज्ञासा बढ़ने लगी थी। काफी रात हो चुकी थी। आसमान में तारे भी बिल्कुल साफ नजर आ रहे थे। चांद की रोशनी और बोनफायर की रोशनी से पूरा एरिया चमक रहा था। सभी स्टूडेंट्स गाने बजाने और मस्ती करने में व्यस्त थे। हर कोई बोनफायर का लुत्फ उठा रहा था कि अचानक से आसमान में टिमटिमाते तारों के साथ साथ चांद भी कहीं गायब हो गया। सभी स्टूडेंट्स हैरान होने के साथ साथ डर भी रहे थे। चारों ओर धुंध छा गई थी। जून के महीने में उस धुंध के कारण सभी को दिसंबर जैसी सर्दी का एहसास हो रहा था। अचानक से हुए इस परिवर्तन को कोई समझ नहीं पा रहा था। तभी निशा ने धीरे से फुसफुसाते हुए अपने दोस्तों से कहा, यार, ये तो विराज वाली धुंध है, जैसा डायरी में लिखा था। निशा की बात सुनकर अलीशा और बाकी के सभी एक दूसरे के करीब आ गए थे। अचानक से मौसम हुए इस परिवर्तन से सभी हैरान थे। गाइड शिवम ने देवदार के इन जंगलों के बारे में जो कुछ सुना था, बिल्कुल वैसा ही हो रहा था। इस धुंध को देखकर वह घबरा रहा था। उसने तुरंत संजय सर और सभी स्टूडेंट्स से कहा, रात बहुत ज्यादा हो गई है, आप सभी लोग अपने अपने टेंट में जाए, सुबह जल्दी भी उठना है। कल से आप लोगों का जंगल कैंप शुरू होगा। उसने किसी को धनौल्टी में फैली अफवाह के बारे में नहीं बताया। संजय सर ने भी सभी को टेंट में जाने के लिए कहा। उसके बाद सभी स्टूडेंट्स अपने अपने टेंट में चले गए थे। एक टेंट में 2 स्टूडेंट ही रुके थे। नील व समीर एक टेंट में, तो आरू व निशा दूसरे टेंट में थे। वहीं अलीशा को किसी और लड़की के साथ टेंट शेयर करना पड़ रहा था। अलीशा अपने टेंट में न जाकर आरू और निशा के टेंट में चली गई थी। काफी देर तक वह तीनों विराज के बारे में डिस्कस करती रही। उनसे बात करने के बाद अलीशा उनके टेंट से निकलकर अपने टेंट की ओर जा रही थी। सभी लोग अपने अपने टेंट में सो चुके थे। जैसे ही अलीशा गाइड शिवम के टेंट के पास पहुंची, वह किसी से फोन पर बात कर रहा था। तभी अलीशी के कानों को शिवम की आवाज सुनाई दी। हेलो, तुम्हें यकीन नहीं होगा, आज रात मैंने वह धुंध देखी जिसके बारे में सुनकर मैं धनौल्टी आया था। लेकिन धनौल्टी में ये धुंध कैसे और कहां से आई? मुझे इस बात का पता लगाना है। अलीशा उसकी बात सुन ही रही थी कि गाइड शिवम अचानक से टेंट के बाहर आ गया। उसे देखकर अलीशा एकदम से घबरा गई। अलीशा को अपने टेंट के पास देखकर शिवम ने उससे पूछा, तुम यहाँ क्या कर रही हो और अभी तक अपने टेंट में क्यों नहीं गई? शिवम की बात पर घबराते हुए अलीशा ने कहा, सर मैं वॉशरूम गई थी। रात बहुत हो गई है, तुम अभी के अभी अपने टेंट में जाओ। शिवम ने उसे नसीहत देते हुए जाने को कहा। बाहर धुंध और अधिक बढ़ती जा रही थी, जिसे देखकर शिवम थोड़ा घबरा गया था। वह दोबारा से अपने टेंट में चला गया। वही धुंध इतनी अधिक हो गई थी कि अलीशा को कुछ भी नजर आना बंद हो गया था। वह अपने टेंट तक भी नहीं पहुंच पा रही थी। वह यही सोच रही थी कि वह टेंट तक कैसे पहुंचे। उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। धुंध इतनी ज्यादा बढ़ गई थी कि उसे खुद पता नहीं चल रहा था कि वह कहाँ जा रही है। वह धुंध के जाल में फंसती जा रही थी। अलीशा की स्थिति ऐसी हो गई थी मानो वह अंधी हो गई हो। धुंध में चलते हुए कुछ ही देर में वह अपने कैंप से बाहर निकलकर बहुत आगे निकल गई। तभी उसने महसूस किया कोई उसके साथ साथ चल रहा है। उसने पीछे मुड़कर देखा, लेकिन उसे कुछ भी नजर नहीं आया। वह इतना घबरा गई कि वहां से भागने लगी, लेकिन उसे खुद पता नहीं चल रहा था कि वह भागकर जा कहाँ रही है।
भागते भागते वह थक गई थी। तभी अचानक से एक साया उसके सामने से गुजरा, जिसे महसूस कर वह और ज्यादा घबरा गई। उसके दिमाग ने काम करना बंद कर दिया था। उसे इस बात पर रोना आ रहा था कि वह रात को अपने टेंट में क्यों नहीं गई। तभी फिर से वही साया उसके पास से दोबारा गुजरा। वो समझ गई थी कि जरूर कोई उसके आसपास है, लेकिन उसे कुछ भी नजर नहीं आ रहा था। वह बिना सोचे घबराते हुए आगे बढ़ ही रही थी कि पीछे से एक आवाज आई, जहां हो वहीं रुक जाओ, एक कदम भी आगे मत बढ़ना। पीछे से आई उस आवाज को सुनकर अलीशा अपनी जगह पर ही रुक गई। उसका दिल जोरों से धड़क रहा था। तभी अचानक से धुंध गायब हो गई। आसमान बिल्कुल साफ हो चुका था। चांद की रोशनी में उसे अपने आसपास का सब कुछ साफ दिखने लगा था। लेकिन जैसे ही अलीशा ने सामने देखा, उसके होश उड़ गए। अलीशा से एक कदम की दूरी पर एक बहुत ही गहरी खाई थी। अगर अलीशा के एक और आगे बढ़ाती, तो वह अब तक खाई की गहराइयों में समा गई होती। लेकिन अपने से एक कदम पर खाई देखकर अलीशा का बैलेंस बिगड़ने लगा। वह आगे खाई में गिरने ही वाली थी कि किसी ने पीछे से उसका हाथ पकड़ लिया। अलीशा ने देखा कि उसकी शरीर खाई की ओर झुका हुआ था। वहीं किसी अनजान शख्स की पकड़ ने उसके हाथ को जकड़ा हुआ था। वह अनजान शख्स और कोई नहीं, विराज था। विराज ने अलीशा को अपनी ओर खींचा और वह तेजी से आकर उसके सीने से टकराकर नीचे जमीन पर गिरने ही वाली थी कि विराज ने उसकी कमर में हाथ डालकर उसे संभाल लिया। अलीशा ने अपनी आंखें बंद कर ली थी, लेकिन जब उसे एहसास हुआ कि वह किसी की बाहों में है, तो उसने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली। उसकी नज़र विराज की आंखों पर पड़ी। उसकी चमकती आंखें देखकर अलीशा मानो उनमें डूब सी गई थी। विराज के लंबे बालों ने एक मास्क सा बनाकर उसका चेहरा ढक लिया था। उसकी सिर्फ चमकती आंखें ही अलीशा को दिख रही थी। उसी पल अलीशा समझ गई कि यह कोई और नहीं, बल्कि विराज ही है। लेकिन वह कुछ बोल नहीं पा रही थी। डर के कारण उसका पूरा शरीर सुन्न हो गया था। तुम्हें इतनी रात को अकेले नहीं निकलना चाहिए था। ये जंगल बहुत खतरनाक है, विराज ने अलीशा से कहा। उसकी आवाज़ इतनी मनमोहक थी कि अलीशा का ऐसा मन हो रहा था कि वह उसकी आवाज़ को सुनती जाए। अलीशा उसका चेहरा देखना चाहती थी। जैसे ही अलीशा ने अपना हाथ विराज के चेहरे की ओर बढ़ाया, विराज उससे दूर हो गया। तुम कौन हो? अलीशा जानना चाहती थी। जो उसके दिमाग में चल रहा है, क्या वह सही है? तभी पलक झपकते ही विराज उसकी नज़रों के सामने से गायब हो गया। ये देख वह एकदम से शॉक्ड हो गई। उसने आसपास इधर उधर मुड़कर देखा, लेकिन उसे विराज कहीं नजर नहीं आया। अलीशा ने देखा कि उसका कैंप तो बहुत ही पीछे छूट गया है। वह वापस से अपने कैंप की ओर चल दी। लेकिन जो कुछ भी थोड़ी देर पहले हुआ, उसके बाद उसके दिमाग में यही घूम रहा था कि वह शख्स कौन था। क्या वह सच में विराज ही था? जब अलीशा अपने टेंट में वापस आई, तो उसने देखा कि उसके साथ वाली लड़की सो चुकी थी। अलीशा भी अपने बिस्तर पर सोने के लिए लेट गई। उसे नींद नहीं आ रही थी। उसके दिमाग में डायरी में लिखी बातें और खुद के साथ हुई इस घटना में संबंध नजर आ रहा था। वह यही सोच रही थी कि क्या सच में इस जंगल में वैम्पायर है? क्या वह विराज था? इन्हीं सवालों में खोई अलीशा नींद के आगोश में चली गई। अगली सुबह कैंप में बड़ी चहल पहल थी। सभी स्टूडेंट्स अपने अपने काम में लगे थे। नील, समीर, आरू और निशा चारों उठकर अलीशा के टेंट में आ गए। जैसे ही वह अलीशा के टेंट के अंदर आए, उन्होंने देखा कि अलीशा गहरी नींद में सो रही थी। ये देखो, सभी लोग उठ गए हैं, लेकिन महारानी अभी तक सो रही है, नील ने कहा। आरू ने अलीशा को नींद से जगाया। वह नींद से जागकर बैठी ही थी कि तभी कैंप में अफरा तफरी का माहौल बन गया। जैसे ही वह पांचों टेंट से बाहर आए, कैंप के अंदर पुलिस को देखकर वह हैरान हो गए। सुबह सुबह कैंप के अंदर पुलिस को देखकर सभी हैरान थे। गाइड शिवम और संजय सर ने पुलिस इंस्पेक्टर के पास जाकर उनसे पूछा, सर क्या बात है, कोई प्रॉब्लम है क्या? शिवम और संजय सर दोनों की तरफ घूरते हुए पुलिस इंस्पेक्टर ने उनसे पूछा, आप लोगों ने कैंप करने की परमिशन ली? इंस्पेक्टर की बात पर संजय सर ने उनसे कहा, हाँ सर, हमारे पास परमिशन है। ये बच्चे सेंट फ्रांसिस स्कूल, मसूरी के हैं और यह रही हमारी परमिशन।
संजय सर ने एक फाइल से परमिशन लेटर निकालकर इंस्पेक्टर को दिखाया। लेकिन बात क्या है सर? शिवम ने उनसे पूछा। माफ कीजिएगा, लेकिन आप लोगों को ये कैंप अभी के अभी बंद करना होगा, इंस्पेक्टर ने उन दोनों की ओर देखते हुए कहा। लेकिन क्यों सर? संजय सर ने हैरानी से पूछा। वहीं इंस्पेक्टर की बात सुनकर सभी बच्चे भी चौंक गए थे। बच्चों में आपस में कानाफूसी शुरू हो गई थी। देखिए, शांत हो जाइए। आप लोगों को शायद पता नहीं है, लेकिन इस पहाड़ी के निचले जंगलों में 5 लोगों की लाश मिली है। इंस्पेक्टर की बात सुनकर सभी लोग दंग रह गए। पूरे कैंप में सन्नाटा छा गया था। सभी बच्चों के चेहरे पर दहशत साफ नजर आ रही थी। किसी को कुछ नहीं पता था कि यह सब हो क्या रहा है। ऐसे माहौल में भी निशा खुद को शांत नहीं रख पाए और उसने इंस्पेक्टर से पूछा, सर, क्या उन लोगों में से किसी का नाम पंकज था? दरअसल निशा और उसके दोस्तों को कल बैग में से एक आधार कार्ड भी मिला था, जो किसी पंकज नाम के लड़के का था। निशा के मुंह से पंकज नाम सुनकर इंस्पेक्टर और उसके साथ खड़े अन्य पुलिस वाले चौंक गए। इंस्पेक्टर ने निशा से पूछा, लेकिन तुम्हें कैसे पता? अलीशा ने निशा को इशारा भी किया कि वह चुप रहे, लेकिन वह कहाँ चुप रहने वाली थी। सर, कल हमें यहाँ से थोड़ी दूर पर एक बैग पड़ा हुआ मिला था, उसके अंदर ही वह आधार कार्ड था और हमें पता है कि उन 5 का मर्डर किसने किया है। निशा की बात सुनकर वह मौजूद सभी लोग उसकी ओर देखने लगे। उस समय वह कैंप का सबसे हॉट टॉपिक बन चुकी थी। सभी बच्चे निशा की ही बातें कर रहे थे। यही तो वह चाहती थी कि सभी लोगों की अटेंशन उसे मिले। किसने किया? हमें बताओ। इंस्पेक्टर एकदम से उतावला हो गया था, मानो वह अभी जाकर मर्डर को पकड़ लेगा। निशा ने सबकी ओर एक नज़र घुमाए और फिर इंस्पेक्टर से कहा, सर, यह काम विराज नाम के लड़के का है। कौन है विराज? इंस्पेक्टर ने पूछा। सर, विराज एक वैम्पायर है, निशा ने आंखें बड़ी करते हुए कहा। उसकी बात सुनकर वहां मौजूद सभी बच्चे हंसने लगे। वहीं इंस्पेक्टर साहब को भी हंसी आ रही थी, लेकिन अपनी हंसी को रोकते हुए उन्होंने निशा से पूछा, बेटा, वह वैम्पायर हमें कहाँ मिलेगा और आपको ये बात किसने बताई? निशा को लगा कि इंस्पेक्टर साहब को उसकी बात पर यकीन हो गया है। उसने फौरन कहा, सर, विराज कहाँ रहता है ये तो हमें नहीं पता, लेकिन ये बात हमें एक डायरी पढ़कर पता चली, जो पंकज के बैग से ही मिली थी। उसमें ही लिखा था कि विराज एक वैम्पायर है और शिमला में जो कुछ महीने पहले 5 लोगों की लाश जंगल में मिली थी, उन्हें भी विराज ने ही मारा था। अब तो इंस्पेक्टर साहब को गुस्सा आने लगा था। उन्होंने निशा से कहा, तो कहाँ है वह डायरी? समीर के टेन में। निशा ने टैन की ओर इशारा किया। अलीशा और बाकी के दोस्त चुपचाप खड़े थे। उन्होंने एक शब्द भी नहीं कहा। अलीशा जानती थी कि निशा की एक एक बात सच है, लेकिन वह किसी को कल रात के बारे में बताकर अपना मजाक नहीं बनवाना चाहती थी। चलो हमें दिखाओ, इंस्पेक्टर साहब ने कहा। उसके बाद सभी लोग निशा के पीछे पीछे समीर के टैन की तरफ चल दिए। निशा और पुलिस वालों ने पूरा टैन छान मारा, लेकिन उन्हें डायरी कहीं नहीं मिली। उन्हें टैन में सिर्फ पंकज का बैग मिला। ये देखकर निशा के साथ साथ अलीशा, नील, आरू और समीर भी हैरान थे कि आखिर डायरी गई कहाँ। कल रात तो उन्होंने डायरी बैग में ही रखी थी। तभी निशा ने कहा, इसका मतलब कल रात विराज यहाँ आया था, वही डायरी को लेकर चला गया। यानी कि जो डायरी में लिखा था वह सब सच था। निशा के साथ साथ उसके दोस्तों को भी यह बात सच लग रही थी, लेकिन उन्होंने इस बारे में कुछ नहीं कहा। वह जानते थे कि अगर वह कुछ बोलेंगे तो कोई भी उनकी बात का यकीन नहीं करेगा। ऊपर से पूरी क्लास के सामने उनका मजाक बनकर रह जाएगा। लेकिन निशा मानने वाली नहीं थी। उसने पुलिस इंस्पेक्टर से कहा, सर, कल रात अचानक से धुंध आ गई थी और विराज आकर वह डायरी ले गया। शट अप, इंस्पेक्टर ने निशा को चुप करते हुए कहा। आप लोग अपने नाम व नंबर नोट करा दीजिए और जल्द से जल्द यहाँ से जाइए, इंस्पेक्टर साहब ने संजय सर और शिवम से कहा। वहीं पुलिस हवलदार ने निशा से वह बैग अपने कब्जे में ले लिया। निशा के पास बोलने के लिए कुछ नहीं था। तभी अलीशा ने इंस्पेक्टर साहब को रोकते हुए पूछा, सर, क्या आप मुझे एक बात बता सकते हैं? अलीशा की ओर देखते हुए उन्होंने उससे कहा, हाँ पूछो बेटा। सर, क्या वह 5 क्रिमिनल्स थे
अलीशा के सवाल पर इंस्पेक्टर उसे हैरानी से देखने लगा। आश्चर्य के साथ उन्होंने अलीशा से पूछा, हाँ बेटा, वो पांचों बहुत बड़े क्रिमिनल्स थे। उनके ऊपर हत्या, लूट, डकैती और बहुत सारे मुकदमे भी थे, लेकिन तुम ये क्यों पूछ रही हो? कुछ नहीं सर, बस ऐसे ही, अलीशा ने कहा। वह निशा और अन्य दोस्तों की तरफ ही देख रही थी। सभी चुप थे, लेकिन सबके दिमाग में एक ही बात घूम रही थी। ये रही आपकी डायरी। डॉक्टर शून्य अभिराम की स्टडी टेबल पर डायरी को रखते हुए विराज ने कहा। डॉक्टर शून्य अभिराम सुबह की चाय अपने स्टडी रूम में ही पिया करते थे। अपनी डायरी को देखकर वह बहुत ही खुश हुए। कहाँ पर थी ये डायरी? डॉक्टर शून्य अभिराम ने पूछा। वह डायरी के पन्नों को चेक कर रहे थे। उसी लड़के के बैग में थी जिसे आपने जीवनदान देने को कहा था। मैं जाकर उससे ले आया, विराज ने कहा। विराज ने उन्हें नहीं बताया कि उस लड़के के जाने के बाद रात को ही विराज ने उसे भी मौत के घाट उतार दिया था। वह अभी भी अपने मामा से नाराज था। वहीं डॉक्टर शून्य अभिराम उसकी नाराजगी को समझ रहे थे। वह जानते थे कि विराज एक नॉर्मल लाइफ जीना चाहता है। उन्होंने विराज को उनके पास बैठने के लिए कहा। विराज उनके पास रखी चेयर पर बैठ गया। उसे समझाते हुए डॉक्टर शून्य अभिराम ने कहा, आई एम सॉरी बेटा, मैं जानता हूं कि तुम मुझसे नाराज हो। मैं पिछले 30 सालों से तुम्हें दुनिया से छिपाता आया हूं। तुम्हारे माता पिता ने मुझसे यही करने को कहा था, लेकिन मुझे आज तक इसके पीछे का कारण नहीं पता चल सका। वह भावुक हो गए थे। डॉक्टर शून्य अभिराम को भावुक देखकर विराज का दिल पिघल गया और उसने उनका हाथ पकड़ते हुए कहा, मामा, मैं जानता हूं कि आपको हमेशा मेरी फिक्र रहती है, लेकिन अगर आप मुझे इस घर में ऐसे कैद करके रखेंगे तो मैं दुनिया कैसे देख पाऊंगा, लोगों को कैसे समझूंगा, और अगर मेरी जान को किसी से खतरा भी है तो ऐसी जिंदगी जीने से तो मरना ही अच्छा है। मेरा अस्तित्व क्या है? मैं भी अपनी एक पहचान चाहता हूँ। आज तक मुझे ये भी नहीं पता कि मेरे माता पिता है कहाँ, वह जिंदा भी है या नहीं। विराज के मन की स्थिति को वह समझ रहे थे। बेटा, ये तो मेरे लिए भी एक रहस्य ही है, लेकिन तुम सही कह रहे हो, अब तुम्हारे बाहर आने का समय आ गया है। तुम्हें भी अब आम लोगों के बीच रहना सीखना होगा, अच्छे बुरे के मध्य अंतर पहचानना होगा, डॉक्टर शून्य अभिराम ने कहा। उन्होंने फैसला कर लिया था कि वह विराज को अब घर में कैद करके नहीं रखेंगे। सच मामा? विराज ने पूछा। उसके चेहरे पर एकदम से खुशी छा गई थी। डॉक्टर शून्य अभिराम ने हाँ में सिर हिलाया और विराज को एक बंद लिफाफा दिया। यह क्या है? विराज ने लिफाफे को अपने हाथ लिया। वह थोड़ा कंफ्यूज हो गया था। अगले ही पल उसने लिफाफे को खोलकर देखा। जैसे ही उसने लिफाफा खोला, उसके अंदर एक स्कूल का एडमिशन लेटर था, जिसे देखकर विराज की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उसने तुरंत डॉक्टर शून्य अभिराम को गले से लगा लिया। थैंक यू मामा। विराज ने बहुत ज्यादा खुश हो गया था। आज उसकी खुशी का ठिकाना नहीं था। जो वह चाहता था, आज वह सपना पूरा हो गया था। लेकिन तभी डॉक्टर शून्य अभिराम ने विराज से कहा, स्कूल जाने से पहले तुम्हें मुझसे एक वादा करना होगा। विराज इतना खुश था कि उसने अभिराम की पूरी बात भी नहीं सुनी और बीच में ही बोल पड़ा, मुझे आपकी सारी बातें मंजूर है। ठीक है, तो सबसे पहले तुम्हें अपने बाल काटने होंगे। ये सुनकर विराज एकदम से चौंक गया। क्या, मेरे बाल? उसे अपने बाल बहुत ज्यादा अजीज थे। उसके बाद तुम्हें वादा करना होगा कि तुम किसी भी इंसान को नहीं मारोगे, चाहे वह कितना ही बुरा क्यों न हो। तुम्हें अपनी असलियत छिपाकर रखनी होगी। तुम एक साधारण बच्चे की तरह स्कूल में रहोगे, ताकि तुम पर किसी का ज्यादा ध्यान न जाए। इतनी सारी शर्तें सुनकर विराज का सिर घूमने लगा था। तभी डॉक्टर शून्य अभिराम ने अपनी टेबल के ड्रार में से एक बॉक्स निकाला और उसे विराज को दे दिया। अब यह क्या है मामा? बॉक्स को हाथ में लेते हुए विराज ने पूछा। उसने बॉक्स को खोलकर देखा तो उसमें एक चश्मा था। विराज चश्मे को देख ही रहा था कि अभिराम ने कहा, यह 8 पावर का चश्मा है। मैं जानता हूँ इसे पहनने के बाद भी तुम्हें साफ ही नजर आने वाला है, लेकिन जब भी तुम स्कूल जाओगे इसे पहनकर ही जाओगे। डॉक्टर शून्य अभिराम की कंडीशंस बढ़ती ही जा रही थी, लेकिन स्कूल जाने की खुशी में विराज को उनकी सारी शर्तें मंजूर थी।
विराज को अपनी कंडीशंस बताकर डॉक्टर शून्य अभिराम स्टडी रूम से बाहर चले गए। उनके जाने के बाद विराज एडमिशन लेटर को देखने लगा। एडमिशन लेटर की हेडिंग में स्कूल का नाम लिखा था, सेंट फ्रांसिस स्कूल, मसूरी, उत्तराखंड। कैंप में सभी लोग अपना अपना सामान पैक कर रहे थे। सभी बच्चों के चेहरे पर कैंप के कैंसिल होने का दुख था। बिना कैंप किए वापस जाने की मायूसी सभी के चेहरों पर साफ दिख रही थी। दूसरी तरफ गाइड शिवम पुलिस इंस्पेक्टर से ही बात कर रहा था। उसने उनसे रिक्वेस्ट करते हुए कहा, सर प्लीज आप इन 5 मर्डर केस के बारे में मीडिया में कोई स्टेटमेंट मत देना। लेकिन क्यों? इंस्पेक्टर ने पूछा। वह शिवम की इस रिक्वेस्ट पर हैरान था। सर यह बात अगर मीडिया में आ गई तो हमारा धंधा चौपट हो जाएगा। लोग धनौल्टी में जंगल कैंप के लिए आना ही बंद कर देंगे। यह महीना कैंप का लास्ट महीना है। प्लीज आप अपने स्तर से कुछ कर दीजिए। शिवम ने उन्हें कुछ ले देकर बात दबाने का इशारा किया। ठीक है, क्योंकि यह 5 ही क्रिमिनल्स थे तो मैं इस बात को दबा दूंगा, शाम को थाने आ जाना। इंस्पेक्टर ने अपनी बात कही और वहां से चला गया। इंस्पेक्टर के जाने के बाद शिवम ने अपना फोन निकाला और किसी को कॉल लगाया। 50,000 रुपये शाम तक चाहिए। मैंने इस घटना को दबाने के लिए इंस्पेक्टर से बात कर ली है। और हाँ, एक और सबसे जरूरी बात, आज मैंने कुछ ऐसा सुना जो हम पिछले 30 सालों से सुनना चाहते थे, विराज का नाम। सभी स्टूडेंट्स बहुत ही निराश थे क्योंकि बिना कैंप पूरा किए उन्हें वापस मसूरी जाना पड़ रहा था। सभी अपना अपना सामान लेकर बस में जाकर बैठ गए थे। दूसरी तरफ सुबह से ही अलीशा ने किसी से कुछ भी बात नहीं की थी। वह एकदम चुप थी। वह भी अपना बैग लेकर सीट पर बैठ गई थी। उसके दिमाग में कल रात हुई घटना बार बार घूम रही थी। वह विराज की उन आंखों को भूल नहीं पा रही थी और न ही विराज के बदन की महक उसके जहन से बाहर निकल रही थी। उसे डॉक्टर शून्य अभिराम माथुर की डायरी में लिखी हर एक बात पर विश्वास हो गया था। उसके दिल में विराज से मिलने की इच्छा जाग चुकी थी। वह इन जंगलों से जाना तो नहीं चाहती थी, लेकिन वह रुक भी नहीं सकती थी। कुछ ही देर में बस वहां से चल दी। शिवम ने भी कैंप का सारा सामान इकट्ठा करके अपनी कैंटर में लोड करवा दिया था। वहां से जाने से पहले शिवम ने पलटकर एक बार देवदार के जंगलों की ओर देखा। उसकी आंखों में कुछ रहस्यों को जानने की जिज्ञासा साफ नजर आ रही थी। बस मसूरी की ओर बढ़ रही थी। सभी स्टूडेंट्स कुछ न कुछ बातें कर रहे थे। तभी एक लड़के ने कहा, मुझे लगता है निशा सही कह रही थी। ये काम किसी वैम्पायर का हो सकता है। मैंने पुलिस वालों को आपस में बात करते सुना था। उन 5 के शरीर में एक बूंद भी खून नहीं था और उनकी गर्दन पर दांतों के 2 निशान भी थे। उस लड़के की बात सुनकर जहां कुछ स्टूडेंट्स वैम्पायर वाली बात सच मान रहे थे, तो कुछ ने इस बात को मजाक समझकर हवा में उड़ा दिया। हमें प्रोफेसर दिवाकर चौधरी से इस बारे में बात करनी चाहिए। संजय सर ने बताया था कि वह वैम्पायर्स के बारे में बहुत कुछ जानते हैं। एक अन्य स्टूडेंट ने कहा। सभी की राय और सोच अलग अलग थी। इसी तरह बस में वैम्पायर्स के अस्तित्व को लेकर विचार विमर्श चल रहा था। वहीं इन सब बातों से अलग अलीशा अपने ही ख्यालों में खोई हुई थी। उसके दिमाग में अभी भी यही बातें घूम रही थी कि क्या वह अनजान शख्स विराज था, क्या सच में वह एक वैम्पायर है। उसने मुझे क्यों बचाया? अगर उसने समय पर मुझे आवाज लगाकर रुकने को नहीं कहा होता तो शायद आज मैं जिंदा न होती। अपने इन्हीं सवालों में उलझी अलीशा चलती बस से बाहर देवदार के घने जंगलों को देख रही थी। उन जंगलों को देखकर उसे ऐसा लग रहा था मानो वह भी उसके साथ साथ चल रहे हो। जहां एक वैम्पायर का नाम सुनते ही सभी डर से कांप रहे थे, वहीं अलीशा के दिल में विराज से मिलने और उसे देखने की इच्छा बढ़ती जा रही थी। स्कूल बस पहाड़ों और जंगलों के बीच से होते हुए मसूरी की ओर बढ़ रही थी। आरू बहुत देर से अलीशा को ही देख रही थी। उसने निशा, नील और समीर को अलीशा की तरफ देखने का इशारा किया। अलीशा को सोच में डूबा देखकर समीर ने उससे कहा, क्या बात है अलीशा, हम सुबह से देख रहे हैं कि तुम कुछ खोई खोई हो। समीर की बात पर अलीशा ने उसे देखकर कमेंट मारते हुए कहा, मेरा बॉयफ्रेंड विराज जंगल में ही रह गया, इसलिए उदास हूं। तुम उसे जाकर ले आओ।
अलीशा का रूखा सा जवाब सुनकर वह चारों बिना कुछ और बोले अपनी सीट पर बैठ गए। उन्हें पता था कि अलीशा का जब मूड खराब होता है तो वह ऐसे ही उल्टे सीधे जवाब देती है। उन्हें लग रहा था कि जंगल कैंप के कैंसिल हो जाने की वजह से अलीशा का मूड खराब है। लेकिन खुद अलीशा के साथ साथ किसी को भी इस बात का अंदाज़ा नहीं था कि उसके दिल में एक अनजान और खौफनाक प्राणी के लिए फीलिंग्स आ गई थी। जंगल कैंप को कैंसिल हुए 3 दिन बीत चुके थे। अलीशा ने किसी से भी ज़्यादा बात नहीं की थी। वह तो सिर्फ उन आंखों में खोई हुई थी जिसने उसे उस रात बचाया था। स्कूल रीओपन होने में एक दिन बचा हुआ था। आरू और अलीशा रूम में थी। वहीं निशा कमरे से बाहर थी। आरू स्टडी टेबल पर बैठी अपना असाइनमेंट पूरा करने में लगी थी। दूसरी ओर अलीशा रूम की खिड़की पर खड़ी बाहर की तरफ देख रही थी। सूर्य के ढलते ही आसमान में धीरे धीरे अंधेरा छाने लगा था। स्कूल कैंपस के पीछे गर्ल्स और बॉयज दोनों हॉस्टल बने हुए थे। एक तरफ लड़कियों का तो दूसरी तरफ लड़कों का कैंपस था। दोनों हॉस्टल्स के बीच में एक बहुत बड़ा ग्राउंड था जिसके बीचों बीच लोहे की बड़ी सी जाली थी जो दोनों हॉस्टल्स को सेपरेट करती थी। जहां अलीशा खिड़की पर खड़ी आसमान की लाली देख रही थी, वहीं आरू अपने स्टडी टेबल पर बैठी काम कर रही थी। तभी निशा भागते हुए कमरे में आई। अलीशा और आरू के पास आकर वह रुक गई और हौंफने लगी। क्या हुआ? तू कहाँ से रेस लगाकर आ रही है? आरू ने निशा के इस तरह भागकर आने का कारण पूछा। यार, एक गुड न्यूज़ है, निशा ने अपनी सांसों को स्थिर करते हुए कहा। कैसी गुड न्यूज़? आरू ने पूछा। वहीं अलीशा अभी भी खिड़की से बाहर ही देख रही थी। उसे देखकर ऐसा लग रहा था मानो उसे निशा के आने का आभास भी न हुआ हो। यार, प्रोफेसर दिवाकर की एक क्लास के लिए फादर फेडरिक मान गए हैं। सोमवार को प्रोफेसर दिवाकर हमारी एक क्लास लेंगे, निशा ने एक्साइटेड होते हुए कहा। तभी निशा की यह बात सुनकर अलीशा ने उसकी तरफ देखा। वह किसी को दर्शा नहीं रही थी, लेकिन उसके अंदर वैम्पायर्स के अस्तित्व के बारे में जानने की जिज्ञासा पैदा हो चुकी थी। वह भी प्रोफेसर दिवाकर की क्लास अटेंड करना चाहती थी। निशा और आरू की बात सुनने के बाद वह फिर दोबारा खिड़की से बाहर की तरफ देखने लगी। रात को डिनर करने के बाद अलीशा अपने हॉस्टल के सामने टहल रही थी। पिछले 3 दिन से उसका मन काफी बेचैन था। तभी उसने महसूस किया कि स्कूल कैंपस के आसपास हल्की हल्की धुंध आ रही थी। कुछ ही पल में अलीशा की आंखों के सामने पूरा स्कूल कैंपस जैसे गायब सा हो गया था। दूसरी तरफ विराज आज अपने नए स्कूल को देखने के लिए आया था। अपने मामा डॉक्टर शून्य अभिराम के सो जाने के बाद वह तुरंत धनौल्टी से मसूरी स्कूल देखने के लिए निकल गया था। विराज आज से करीब 24-25 साल पहले कुछ दिनों के लिए स्कूल गया था, लेकिन उसकी सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए अभिराम ने उसका स्कूल जाना बंद कर दिया था। लेकिन आज उसकी आंखों के सामने उसका नया स्कूल था। वह स्कूल के सामने खड़ा उसे निहार रहा था। उसकी आंखों में स्कूल जाने की जो खुशी थी वह किसी उपलब्धि को हासिल करने जैसी थी। सेंट फ्रांसिस कॉन्वेंट स्कूल बहुत ही बड़ा और सुंदर स्कूल था। अपने नए स्कूल को देखकर विराज की खुशी का ठिकाना नहीं था। रात के अंधेरे में वह स्कूल के हर विभाग को देख रहा था। प्लेइंग ग्राउंड से लेकर क्लासरूम तक और स्कूल फ्रंट में बने खूबसूरत गार्डनों को देखकर विराज का मन बहुत प्रसन्न था। विराज स्कूल को देख ही रहा था कि उसे किसी के कदमों की आहट सुनाई दी। उसने अपने दाहिनी तरफ देखा तो स्कूल के पीछे वाले रास्ते से कोई मेन गेट की तरफ ही आ रहा था। ये तो अलीशा है। पागल लड़की कल मरते मरते बची और आज फिर धुंध में चली आ रही है। विराज खुद से बात कर रहा था। उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ गई थी। हालांकि धुंध के कारण वह विराज को तो नहीं देख सकती थी, लेकिन विराज उसे साफ साफ देख पा रहा था। अलीशा धुंध में अंदर घुसते ही जा रही थी। उसे कुछ नहीं दिख रहा था, लेकिन फिर भी वह इसी उम्मीद में चली जा रही थी कि अगर उस पर कोई मुसीबत आएगी तो विराज उसे जरूर बचा लेगा। उसे ये भी विश्वास था कि विराज यही कहीं है। वही विराज अलीशा को ही देख रहा था। वह बेहद खूबसूरत दिख रही थी। उसका गुलाबी नाइट कुर्ता व पजामा उस पर बहुत खिल रहा था। उसके गोल गोल मोटी आंखें और गुलाब की पंखुड़ी के समान मुलायम होंठों को देखकर
विराज के मन में यही सवाल उठ रहा था कि ईश्वर ने फुर्सत से अलीशा के शरीर के हर अंग को आकार दिया है। ऊपर से नीचे तक उसके शरीर का हर एक अंग तराशा हुआ था। पहली बार किसी लड़की को देखकर विराज की नज़रें उस पर से हट नहीं रही थी। तभी विराज ने नोटिस किया कि अलीशा घनी धुंध में बिना कुछ देखे चली आ रही थी। उसे डर था कि कहीं वह किसी चीज से टकराकर खुद को जख्मी न कर ले। वह नहीं चाहता था कि अलीशा या किसी को भी उसकी मौजूदगी की वजह से कोई नुकसान पहुंचे। यही सोचकर वह फौरन वहां से हवा के झोंके की तरह गायब हो गया। उसके जाते ही एकदम से सारी धुंध भी गायब हो गई और पूरा आसमान और स्कूल की बिल्डिंग साफ नजर आने लगी। अचानक से धुंध के इस तरह गायब हो जाने से अलीशा को कुछ समझ नहीं आया। उसने आसपास देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। वह उम्मीद कर रही थी कि शायद आज फिर उसकी विराज से मुलाकात हो जाए, लेकिन विराज को वहां न पाकर वह निराश हो गई और मायूस सा चेहरा लिए वापस अपने हॉस्टल की तरफ चली गई। आज स्कूल समर वेकेशंस के बाद रीओपन हो रहा था। अकाउंट्स क्लास वाले सभी स्टूडेंट्स प्रेयर के बाद अपनी क्लास में आ गए थे। आज प्रोफेसर दिवाकर चौधरी उनकी एक क्लास लेने वाले थे। प्रोफेसर दिवाकर चौधरी की उम्र लगभग 50 वर्ष थी। वह हिस्ट्री के टीचर थे। इससे पहले वह कई कॉलेजों में बतौर प्रोफेसर पढ़ा चुके थे, लेकिन 1 साल पहले ही उन्होंने स्कूल के बच्चों को पढ़ाने के लिए प्रोफेसर की जॉब छोड़कर एक टीचर की जॉब कर ली थी। लेकिन फिर भी सभी स्टूडेंट्स और टीचर्स उन्हें प्रोफेसर कहकर ही संबोधित करते थे। वह खुद पिछले 30 सालों से वैम्पायर्स के अस्तित्व के बारे में रिसर्च कर रहे थे। उनका मानना था कि वैम्पायर का अस्तित्व इस धरती पर हजारों सालों से है और वह इंसानों की बस्ती में छिपकर उनके साथ रहते हैं। तभी एक स्टूडेंट भागता हुआ क्लास के अंदर आया और बोला, प्रोफेसर दिवाकर आ रहे हैं। उसकी बात सुनकर सभी स्टूडेंट्स अपनी अपनी जगह पर जाकर बैठ गए। क्लास में एकाएक शांति छा गई। अगले ही पल क्लास के अंदर प्रोफेसर दिवाकर चौधरी ने एंट्री ली। देखने में वह किसी साइंटिस्ट से कम नहीं लग रहे थे। सफ़ेद बड़े बाल, आंखों पर पावर का नश्मा, सिंपल से कपड़ों में वह बहुत ही साधारण से इंसान लग रहे थे। उनके क्लास में आते ही सभी स्टूडेंट्स ने खड़े होकर उनका अभिवादन किया। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, प्लीज सीट डाउन। उनके अपने हाथ में 2 किताबें थीं, जिन्हें उन्होंने टेबल पर रखा और सभी की ओर एक नज़र देखने लगे। सभी स्टूडेंट्स उन्हें एकटक देख रहे थे। उन्होंने एक नज़र क्लास में बैठे सभी बच्चों की तरफ देखा और कहा, ये पहली बार है जब मैं कॉमर्स के स्टूडेंट्स की क्लास ले रहा हूँ। फादर फेडरिक ने मुझे बताया कि आप लोग मेरा एक लेक्चर अटेंड करना चाहते हैं, तो मुझे लगा शायद वह मजाक कर रहे हैं, लेकिन बाद में मुझे संजय सर ने जंगल कैंप में हुई घटना के बारे में बताया और यह भी बताया कि आप सभी मुझसे उसी बारे में कुछ बात करना चाहते हैं। प्रोफेसर दिवाकर चौधरी पूरी तैयारी के साथ आए थे। सभी उन्हें बड़े ध्यान से सुन रहे थे। उन्होंने क्लास से पूछा, वैम्पायर्स क्या है, कोई बता सकता है? उनके सवाल का जवाब देते हुए एक स्टूडेंट ने कहा, इंसान का खून पीने वाला जीव। शायद कोई और। उन्होंने एक नज़र फिर से सभी की ओर देखा। चलो कोई नहीं, वैसे हमने आज तक उन्हें सिर्फ मूवीज में ही देखा, लेकिन क्या तुम लोगों ने ये सोचा है कि वैम्पायर्स का कैरेक्टर कैसे बना? किसी न किसी ने तो उन्हें देखा होगा, तभी तो उन्हें पता चला कि वह इंसानी खून पीते हैं। उनके लंबे नुकीले दांत होते हैं। दरअसल सच्चाई तो यह है कि वैम्पायर्स का अस्तित्व इस धरती पर हजारों सालों से है, लेकिन वह कहाँ है, यह कोई नहीं जानता। तभी एक स्टूडेंट ने सवाल पूछा, सर आपने कभी वैम्पायर को देखा है? उस बच्चे के सवाल पर प्रोफेसर दिवाकर कुछ देर के लिए चुप हो गए। कुछ देर सोचने के बाद उन्होंने कहा, इस सवाल का जवाब मैं अपने लेक्चर के आखिर में दूंगा। पहले ये बताओ कि जंगल कैंप में जो कुछ भी हुआ, उसके बारे में आप क्या जानते हो? निशा इसी सवाल का तो इंतजार कर रही थी। उसे तो बस बोलने का मौका चाहिए था, ताकि पूरी क्लास की अटेंशन पा सके। उसने हाथ उठाया। यस, यू। उन्होंने निशा की ओर इशारा किया। बेटा आपका नाम? प्रो. दिवाकर ने पूछा। सर मेरा नाम निशा है। उसने अपनी जगह पर खड़े होकर कहा। हाँ निशा, जंगल कैंप में क्या हुआ और उसके बारे में तुम क्या जानती हो?
निशा ने प्रो शून्य दिवाकर को जंगल कैंप में मिली लाशों के बारे में बताया। पुलिस वालों से जो कुछ सुना और उनकी मौत के तरीके के बारे में भी बताया। उसकी बात सुनकर प्रो शून्य दिवाकर सोच में पड़ गए। तभी निशा ने उनसे कहा, सर एक और बात है जो मैं आपको बताना चाहती हूँ। कैसी बात? प्रो शून्य दिवाकर ने चौंकते हुए पूछा। सर उन पांचों की लाश मिलने से एक दिन पहले शाम को हमें उनमें से एक लड़के का बैग मिला था जो पुलिस वालों ने अपने कब्जे में ले लिया, लेकिन उसके अंदर हमें जो चीज़ मिली वह पता नहीं अपने आप कहाँ गायब हो गई। वो हमें दोबारा नहीं मिली। निशा ने अपनी बात को सस्पेंस में लाते हुए कहा। कौन सी चीज़? प्रो शून्य दिवाकर जानने को उत्सुक थे कि आखिर इन बच्चों को ऐसी कौन सी चीज़ मिली जो खुद गायब हो गई। इशारों ही इशारों में निशा के दोस्त उसे बोलने से मना कर रहे थे, लेकिन वह फिर भी बोल पड़ी, सर एक डायरी। निशा की डायरी वाली बात सुनकर कुछ बच्चे धीरे से हंसने भी लगे। कीप क्वाइट, प्रो शून्य दिवाकर ने कहा। डायरी वाली बात सुनकर प्रो शून्य दिवाकर कुछ कंफ्यूज से हो गए थे। वह डायरी के बारे में जानना चाहते थे और यह भी जानने के इच्छुक थे कि उस डायरी में ऐसा क्या लिखा था। तभी निशा ने प्रो शून्य दिवाकर से कहा, सर पुलिस इंस्पेक्टर के साथ साथ हमारी क्लास के किसी भी बच्चे को मेरे बात पर यकीन नहीं हुआ, लेकिन मेरा यकीन मानिए, मैंने और मेरे दोस्तों ने वह डायरी देखी थी। इनफैक्ट अलीशा ने तो खुद वह पढ़ी थी और हम सुन रहे थे। अलीशा का नाम सुनते ही क्लास में कानाफूसी शुरू हो गई। दरअसल अलीशा के घमंड और रूढ़ बर्ताव की वजह से क्लास के अधिकतर बच्चे उसे पसंद नहीं करते थे। ये बात और थी कि उससे सुंदर लड़की भी स्कूल में कोई नहीं थी, लेकिन फिर भी लड़के उसके आसपास नहीं भटकते थे। आई सेड, प्लीज कीप क्वाइट। निशा बेटा तुम मुझे सारी बात बताओ, प्रो शून्य दिवाकर ने निशा से कहा। उनके इस तरह सपोर्ट करने से निशा को हिम्मत मिल गई थी। उसने बोलना शुरू किया, सर उस डायरी में किसी विराज नाम के लड़के का जिक्र था जो कि एक वैम्पायर है। निशा इतना ही बोल पाई थी कि प्रो शून्य दिवाकर ने उसे बीच में ही रोकते हुए पूछा, क्या नाम बताया तुमने? सर विराज, और वह डायरी किसी डॉक्टर शून्य अभिराम माथुर ने लिखी थी, निशा ने कहा। किंतु निशा के मुंह से डॉक्टर शून्य अभिराम माथुर का नाम सुनते ही प्रो शून्य दिवाकर खड़े खड़े लड़खड़ा गए। उन्हें इस तरह शॉक में देखकर सभी स्टूडेंट्स भी हैरान हो गए थे। क्या हुआ सर, सब ठीक तो है न? समीर ने पूछा। प्रो शून्य दिवाकर शॉक लग रहे थे। वह अपनी कुर्सी पर बैठ गए और कुछ देर के लिए सोच में डूब गए। पूरी क्लास शांत थी, कोई कुछ भी नहीं बोल रहा था। बेटा, तुम कह रही थी कि वह डायरी खुद ब खुद गायब हो गई। प्रो शून्य दिवाकर ने निशा की ओर देखते हुए पूछा। उनकी आंखों में एक अजीब सी बेचैनी दिख रही थी। हाँ सर, जब सुबह हमने उस डायरी को टैन में चेक किया तो वह वहाँ नहीं थी। किसी को पता ही नहीं चल सका कि वह डायरी खुद ब खुद कहाँ गायब हो गई। निशा ने अपना सिर खुजाते हुए कहा, ऐसा कैसे हो सकता है? डायरी एक नॉन लिविंग थिंग है, वह अपने आप कैसे गायब हो जाएगी? क्लास के एक स्टूडेंट ने कहा। उस डायरी को विराज ले गया है, अलीशा ने मन ही मन कहा। अपनी कमर पर दोनों हाथ रखते हुए निशा ने उस लड़के की ओर देखते हुए कहा, अपने आप गायब नहीं हुई, पक्का उसे विराज ही अपने साथ लेकर गया होगा। तुम इतना यकीन से कैसे कह सकती हो? प्रो शून्य दिवाकर ने निशा से पूछा। अपने ग्रुप में निशा ही थी जो बोले जा रही थी। वहीं अलीशा सब कुछ जानते हुए भी चुपचाप बैठी थी। सर, रात के समय पूरे कैंप में एक अजीब सी धुंध छा गई थी। वो तो सभी ने देखी थी। उस धुंध का जिक्र डायरी में भी था। वह विराज की परछाई वाली धुंध थी। वैसे भी गर्मियों के मौसम में अचानक से धुंध का आना इस बात की ओर संकेत कर रहा है कि विराज ही उस डायरी को अपने साथ ले गया। निशा को अपनी बात पर पूरा कॉन्फिडेंस था। ये सब निशा और उसके दोस्तों की बनाई कहानी है सर, रुद्र ने प्रो शून्य दिवाकर से कहा। नहीं, ये कहानी नहीं, सच्चाई है। प्रो शून्य दिवाकर के जवाब ने सभी को चौंका दिया। वहीं ये सुनकर निशा बहुत ही खुश हुई। वह जानती थी कि उसकी बात सच है। उसने अलीशा, आरू, नील और समीर की ओर देखा। उनके चेहरे पर भी प्रो शून्य दिवाकर के जवाब का असर दिख रहा था।
लेकिन अलीशा के मन में यह बात घूम रही थी कि प्रो शून्य दिवाकर इतने विश्वास के साथ यह बात कैसे कह सकते हैं। सर, आप डायरी के बारे में क्या जानते हैं? क्या आपने भी वह पहले कभी पढ़ी है? नील ने पूछा। नहीं, मैंने वह डायरी तो नहीं पढ़ी, लेकिन मैं डॉक्टर शून्य अभिराम माथुर को अच्छे से जानता था। प्रो शून्य दिवाकर ने अपना चश्मा उतारकर टेबल पर रखते हुए कहा। अलीशा और उसके दोस्त हैरान हो गए। उन्हें यकीन नहीं हो रहा था कि प्रो शून्य दिवाकर पहले से ही डॉक्टर शून्य अभिराम माथुर को जानते थे। लेकिन कैसे सर? अलीशा ने पूछा। इस बार वह खुद को बोलने से रोक नहीं पाई। वह जानना चाहती थी कि प्रो शून्य दिवाकर और डॉक्टर शून्य अभिराम के बीच क्या रिश्ता है। डॉक्टर शून्य अभिराम माथुर मेरे कॉलेज में प्रोफेसर थे। उन्होंने ने ही मुझे वैम्पायर्स के अस्तित्व के बारे में बताया था। उसके बाद मैं भी उनके साथ इस रहस्य की सच्चाई जानने में लग गया। लेकिन करीब 30 साल पहले वह रहस्यमयी तरीके से गायब हो गए और आज तक उनका कोई पता नहीं चल सका। लेकिन आज उनकी डायरी के बारे में सुनकर मुझे यकीन हो गया है कि वह जिंदा है और शायद उन्होंने इस रहस्य का पता लगा लिया है। प्रो शून्य दिवाकर ने कहा। उनकी बात सुनकर अलीशा और बाकी सभी हैरान थे। अलीशा अब अपनी जिज्ञासा को रोक नहीं पा रही थी। उसे पूरी तरह से इस बात पर विश्वास हो गया था कि उसकी जान बचाने वाला सच में विराज ही था। वह अपनी सीट से उठी और उसने प्रो शून्य दिवाकर को डायरी में लिखी हर एक बात बताना शुरू कर दिया, जिसे क्लास के सभी बच्चे भी सुन रहे थे। सभी को ये बात बहुत ही अजीब लग रही थी। डायरी में लिखी बहुत बातों के बारे में सुनकर प्रो शून्य दिवाकर भी हैरान थे। तभी अलीशा ने उनसे पूछा, सर, ऐसा हो सकता है कि विराज एक अच्छा वैम्पायर हो जो सबकी मदद करता हो? अलीशा यही सुनना चाहती थी कि वह अच्छा है। उसके दिल में विराज के लिए जो फीलिंग्स थी, उन्हीं के चलते उसने ये सवाल पूछा। लेकिन अलीशा के सवाल पर सभी हंसने लगे। भला वैम्पायर भी अच्छे होते हैं क्या? शेर हिरन से दोस्ती कर लेगा तो खाएगा क्या? रुद्र ने फिर से अलीशा पर कमेंट करते हुए कहा। जिस प्रकार से डॉक्टर शून्य अभिराम ने विराज के बारे में लिखा है, उससे तो यही साबित होता है कि वह नेक दिल वैम्पायर है। और मुझसे पूछे गए पहले सवाल का भी यही जवाब है कि हाँ, मैंने वैम्पायर देखा है और वैम्पायर भी अच्छे और इंसानों की मदद करने वाले होते हैं। प्रो शून्य दिवाकर की यह बात सुनकर सभी बच्चे हैरान हो गए। क्लास में फिर से कानाफूसी शुरू हो गई। तभी क्लास में फादर फेडरिक आ गए। गुड मॉर्निंग फादर। सभी स्टूडेंट्स ने खड़े होकर फादर का अभिवादन किया। गुड मॉर्निंग माय चाइल्ड्स। उन्होंने सभी को बैठने के लिए कहा और सभी से बोले, आज आप लोगों की क्लास में एक नए स्टूडेंट ने एडमिशन लिया है। कम माय सोन। फादर फेडरिक ने उस नए स्टूडेंट को अंदर बुलाया। उस लड़के के अंदर आते ही फादर ने क्लास के स्टूडेंट से कहा, हियर इज योर न्यू क्लासमेट। क्लास में आते ही विराज ने सभी की ओर देखा और मुस्कुराते हुए कहा, हेलो, मेरा नाम राज शेखावत है। जैसे ही विराज ने क्लास के अंदर आकर अपना इंट्रोडक्शन दिया, सभी स्टूडेंट्स उसे देखकर हंसने को मजबूर हो गए और हंसते भी क्यों नहीं। विराज का हुलिया ही ऐसा बना हुआ था। विराज के बालों का स्टाइल ओल्ड फैशन था। उसने साइड की मांग बनाई हुई थी। ऐसा लग रहा था मानो उसने सरसों के तेल से अपने बाल भिगो रखे हो। उसके सारे बाल एकदम सिर से चिपके हुए थे। आंखों में -8 पावर का चश्मा था। सामने वाले को तो विराज की आंखें चश्मे में बॉल जैसी बड़ी बड़ी दिख रही थी। इसकी आंखें देखकर तो मुझे हेरा फेरी मूवी के बाबू राव की याद आ गई। रुद्र के एक दोस्त ने उसका मजाक बनाते हुए कहा। ढीली पैंट शर्ट और अपनी पर्सनैलिटी की वजह से देखने में विराज बहुत ही साधारण और ऑकवर्ड लग रहा था। दरअसल डॉक्टर शून्य अभिराम ने विराज का नाम बदलकर स्कूल के डॉक्यूमेंट में राज शेखावत रख दिया था, जिससे उसकी पहचान छिपी रहे। विराज क्लास में सबके सामने खड़ा था। फादर फेडरिक ने सभी स्टूडेंट्स की ओर देखते हुए कहा, आज से राज आपकी क्लास का स्टूडेंट है। कौन राज को अपना दोस्त बनाएगा? फादर फेडरिक के सवाल पर किसी ने भी जवाब नहीं दिया और सभी अपने अपने सिर नीचे करके बैठे रहे। जाहिर सी बात थी कि कोई भी विराज से दोस्ती नहीं करना चाहता था। जब क्लास में किसी भी स्टूडेंट का कोई जवाब नहीं आया, तो फादर फेडरिक ने अलीशा की ओर इशारा करते हुए कहा, अलीशा।
पिछले सेशन में तुम्हारी बहुत कंप्लेंट्स आई थी। अगर इस सेशन में ये रिपीट हुआ तो मुझे तुम्हारे अगेंस्ट स्ट्रिक्ट एक्शन लेना पड़ेगा। फादर फेडरिक की चेतावनी पर अलीशा ने शर्मिंदगी से अपना सिर नीचे कर लिया। अलीशा को ऑर्डर देते हुए फादर फेडरिक ने कहा, आज से राज तुम्हारे साथ बैठेगा। वो अपने प्रीवियस स्कूल में टॉपर था। आई होप दिस टाइम यू विल गेट द बेटर ग्रेड्स। अपनी बात कहने के साथ ही फादर फेडरिक ने आरू की ओर घूर कर देखा। आरू समझ गई थी कि फादर उससे सीट चेंज करने के लिए कह रहे हैं। अलीशा को ये बात बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रही थी, लेकिन फादर फेडरिक के ऑर्डर को फॉलो न करने का रिजल्ट वह जानती थी। तभी रुद्र ने अलीशा का मजाक बनाते हुए कहा, अब हुई न जोड़ी एकदम परफेक्ट। रुद्र की बात पर गुस्से से आग बबूला होते हुए अलीशा ने उससे कहा, शट अप यू मोरॉन। अलीशा के चेहरे पर गुस्सा साफ नजर आ रहा था। उसने फादर फेडरिक से कहा, सर प्लीज, आप मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। मैं इस चिंपू के साथ फ्रेंडशिप नहीं कर सकती। लुक एट हिम, ही इज सो वियर्ड। अलीशा के जवाब पर फादर फेडरिक ने उसकी ओर आंखें निकालते हुए कहा, और देन आई विल सेंड द कंप्लेंट लिस्ट ऑफ योर्स टू योर फादर। फादर फेडरिक की बात सुनकर अलीशा आगे कुछ नहीं बोल पाए और चुपचाप अपनी सीट पर बैठ गई। गुड लक माय सन। विराज की पीठ को थपथपाते हुए अपनी बात कहकर फादर फेडरिक क्लास से चले गए। विराज पूरी क्लास को ही देख रहा था। सभी की नजरें विराज पर थी। अलीशा बैक बेंचर थी। विराज अपनी सीट पर बैठने के लिए अलीशा की ओर बढ़ा। यार, ये कितना अजीब है, एक स्टूडेंट ने कहा। इसके बाल तो देखो, दूसरे ने कहा। इसी तरह क्लास में विराज को लेकर बातें चल रही थी। वह अलीशा के बगल वाली सीट पर आकर बैठ गया। विराज के बगल में बैठते ही अलीशा ने उसे घूरते हुए देखा। उसे विराज के शरीर से अजीब से बू आ रही थी। छी, कितनी गंदी स्मेल है, नहाकर नहीं आए हो क्या? अलीशा ने मुंह बनाते हुए कहा। उसकी बात पर नील और समीर के साथ पूरी क्लास हंसने लगी। मैंने कहा था न, रब ने बना दी जोड़ी, रुद्र ने कहा और सभी बच्चे फिर से हंसने लगे। इस बात पर बस अलीशा और उसके दोस्तों के चेहरे पर हंसी नहीं थी। कीप साइलेंस। प्रो शून्य दिवाकर ने सभी स्टूडेंट्स को चुप किया और अपनी बात क्लास से कही, मुझे लगता है आज का ये लेक्चर यही खत्म करना चाहिए। अपनी बात कहकर प्रो शून्य दिवाकर जा ही रहे थे कि अलीशा ने उनसे पूछा, सर नेक्स्ट क्लास कब होगी? अलीशा की ओर देखते हुए प्रो शून्य दिवाकर ने मुस्कुराते हुए कहा, आफ्टर द स्कूल। ये कहकर वह क्लास से बाहर चले गए। प्रो शून्य दिवाकर के क्लास से जाने के बाद सभी लड़के और लड़कियां विराज के पास आ गए थे। लुक एट हिम यार, ही सो फनी, टीना ने कहा। टीना रुद्र की गर्लफ्रेंड थी। भाई कौन सी कंपनी का तेल लगाते हो? एक लड़के ने पूछा। नाम तो तुम्हारा किसी हीरो जैसा है राज, लेकिन दिखने में तुम किसी लंगूर से कम नहीं लग रहे हो। सभी स्टूडेंट्स विराज को लेकर अपनी अपनी राय और टिप्पणी दे रहे थे, लेकिन विराज को तो बहुत ही मजा आ रहा था। उसके चेहरे पर मुस्कान थी। अजीब हो यार तुम, सब तुम्हारा मजाक बना रहे हैं और तुम फिर भी हंस रहे हो। अलीशा ने ठीक कहा था, यू आर सो वियर्ड। नील ने कहा। अरे भाई, कुछ बोलोगे भी या नहीं? समीर ने विराज से पूछा। क्लास के सभी स्टूडेंट्स विराज की ओर ही देख रहे थे कि विराज ने मुस्कुराते हुए कहा, आज मैं बहुत खुश हूँ, मुझे बहुत मजा आ रहा है। विराज के शब्द सुनकर सभी फिर से हंसने लगे, लेकिन अलीशा अंदर ही अंदर जल भून रही थी। प्रो शून्य दिवाकर के क्लास से जाने की कुछ देर बाद ही अकाउंट्स के सर क्लास में आ गए थे। उनके आते ही सभी स्टूडेंट्स अपनी सीट पर जाकर बैठ गए थे, लेकिन अलीशा का मूड खराब था। उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि वह किसी चिंपू के साथ अपनी सीट शेयर करेगी। वहीं क्लास में उसके राइवल्स भी उसका मजाक बनाने का मौका नहीं छोड़ रहे थे। उनके हाथ तो मानो अलीशा की दुखती नस लग गई हो। अकाउंट्स टीचर सक्सेना सर ने टेबल पर अपनी बुक्स रखी और स्टैंडर्ड से कहा, समर वेकेशंस के बाद सभी का स्वागत है। तभी उनकी नज़र अलीशा पर गई। ओह, मिस अलीशा खन्ना, इस बार भी क्लास टॉप करने का इरादा है क्या? क्लास के अन्य स्टूडेंट्स सक्सेना सर की बात पर हंसने लगे। सब स्टूडेंट्स तो आगे से टॉप करने के लिए मेहनत करते हैं,
लेकिन हमारे स्कूल की सबसे खूबसूरत लड़की क्लास में पीछे से टॉप करने में यकीन रखती है। सक्सेना सर की बात पर फिर से सब हंसने लगे, लेकिन विराज को उनकी यह बात अच्छी नहीं लगी। वह अपनी सीट पर खड़ा हुआ और सक्सेना सर को जवाब देते हुए कहा, आई एम सॉरी सर, लेकिन एक शिक्षक का ये कर्तव्य होता है कि वह अपने कमज़ोर स्टूडेंट्स का हौसला बढ़ाए, न कि सबके सामने उनका मजाक उड़ाए। संपूर्ण ज्ञान तो पूरे जगत में किसी को आज तक नहीं हो सका है, फिर आप तो एक साधारण से मनुष्य है। विराज की बात सक्सेना सर के ईगो को हट कर गई। वह उसे गुस्से से आंखें फाड़ फाड़ कर देख रहे थे। तभी रूद ने आग में घी डालते हुए कहा, सर ये न्यू एडमिशन है, राज शेखावत। आज क्लास में पहला दिन है और देखिए आपको ज्ञान दे रहा है। सुना है यह अपने पिछले स्कूल का टॉपर था। सर जरा इसकी क्लास लीजिए। विराज के बारे में सुनकर सक्सेना सर ने अपने दांतों को भींचते हुए विराज से कहा, तो मिस्टर राज, आज आपका पहला दिन है। खूबसूरत लड़की को इम्प्रेस करने के लिए लाइंस तो अच्छी थी, लेकिन ज्ञान सिर्फ बातों का नहीं, किताबों का भी होना चाहिए। विराज चुपचाप अपनी जगह पर खड़ा रहा। नाउ टेल मी, व्हाट इज अ बैलेंस शीट एंड व्हाट आर देयर कैरेक्टरिस्टिक्स? एक्सप्लेन विद प्रॉपर वे एंड विद एग्जाम्पल। सक्सेना सर ने विराज से पूछा। सभी की नजरें विराज पर थी। वहीं कुछ स्टूडेंट्स अपनी बुक खोलकर उस सवाल का जवाब देखने में लग गए। विराज ने सक्सेना सर के सवाल का ऐसा जवाब दिया कि सक्सेना सर खुद समझ नहीं पाए कि उसने यह जवाब कहाँ से पढ़ कर दिया। उन्होंने विराज से फिर एक सवाल पूछा और दोबारा से उन्हें वैसा ही जवाब मिला। क्लास के सभी स्टूडेंट्स विराज की नॉलेज देखकर अचंभित थे। क्लास ओवर होने के बाद सक्सेना सर विराज को घूरते हुए क्लास से चले गए। फिर से क्लास में विराज की बातें चलने लगी। क्या बात है यार चंपू, तूने तो सक्सेना सर की बोलती ही बंद कर दी। रुद्र के ग्रुप में से एक लड़के ने विराज से कहा, भाई कुछ भी हो, अलीशा के तो मजे आ गए। ब्रेन विद ब्यूटी दोनों एक साथ। फादर फेडरिक ने तो अलीशा को गिफ्ट दिया है। रुद्र ने अलीशा को कमेंट मारते हुए कहा, रुद्र, इनफ इज इनफ। रुद्र हद पार कर रहा था, इसलिए समीर ने उससे कहा, व्हाट, तू अपने काम से काम रख, अलीशा का चमचा। रुद्र के ये कहते ही माहौल गर्मा गया। समीर को बहुत गुस्सा आ गया और उसने रुद्र को गाली दे दी। गाली सुनकर रुद्र भी गुस्से में आ गया था। रुद्र स्कूल का बॉक्सिंग चैंपियन था, शरीर में भी वह सबसे स्ट्रांग था। रुद्र ने समीर को मारने के लिए हाथ उठाया ही था कि विराज ने बीच में आकर उसका हाथ पकड़ लिया। ओए, राज के बच्चे, तेरी हिम्मत कैसी हुई मेरा हाथ पकड़ने की? अभी तुझे मेरे बारे में पता नहीं है। विराज का हाथ झटकते हुए रुद्र ने कहा। बहुत ही विनम्रता के साथ विराज ने रुद्र से कहा, देखो भाई, लड़ाई झगड़े में कुछ नहीं रखा है। हम सब एक क्लास में साथ पढ़ते हैं, हमें लड़ाई नहीं करनी चाहिए। विराज की बात से रुद्र कुछ देर के लिए शांत हो गया। उसने समीर को घूरते हुए कहा, आज इस चंपू की वजह से तू बच गया। लंच ब्रेक में अलीशा और उसके दोस्त कैंटीन की तरफ जा रहे थे। विराज भी उनके पीछे पीछे जाने लगा। ये देखकर अलीशा ने उसे सुनाते हुए कहा, क्यों बे चंपू, तेरी प्रॉब्लम क्या है? हमारे पीछे पीछे क्यों आ रहा है? विराज ने मुस्कुराते हुए कहा, फादर फेडरिक ने तुम्हें मेरा दोस्त बनाया है और जहां तक मैं जानता हूं, दोस्त एक दूसरे के लिए जान भी दे देते हैं। ओह हेलो, फादर फेडरिक तुम्हें मेरे बगल में सीट तो दिला सकते हैं, लेकिन अलीशा की दोस्ती नहीं। तुम मेरे दोस्त नहीं हो और न ही मुझे कोई जान वगैरह चाहिए। सो प्लीज स्टे अवे फ्रॉम मी। अलीशा ने विराज की दोस्ती को ठुकराते हुए कहा। वह अपने दोस्तों के साथ कैंटीन की ओर चली गई, जबकि विराज वहीं खड़ा उन्हें जाता देख रहा था। बहुत देर तक सोचने के बाद विराज स्कूल कैंपस की ओर चला गया। उसने पूरा स्कूल घूमा, हर क्लास के स्टूडेंट्स को देखा। सभी को हंसते और साथ में खाना खाते हुए देखकर उसे बहुत ही खुशी हो रही थी। उसके बाद वह वापस से क्लास की तरफ चला गया। उसे दोस्त चाहिए थे। अब अलीशा उसकी दोस्त नहीं बनना चाहती थी, तो उसने सोचा कि किसी और से ही दोस्ती की जाए। कैंटीन में अलीशा और उसके दोस्त बैठे थे। तभी निशा ने अलीशा से कहा, यार तुम्हें राज से ऐसे बात नहीं करनी चाहिए थी, उसे हर्ट हुआ होगा। निशा को राज की फिक्र करते देख नील ने तुरंत उससे कहा, क्या हर्ट हुआ होगा?
वो हमारे ग्रुप में ज्वाइन होने लायक नहीं है और तुझे बड़ी फिक्र हो रही है राज की। नील को शांत करते हुए अलीशा ने कहा, प्लीज अब तुम दोनों शुरू मत हो जाना। अभी हमारे लिए चंपू से ज्यादा रुद्र के बारे में सोचना जरूरी है। उसकी इतनी हिम्मत हो गई कि वह समीर पर हाथ उठाने चला था। सभी अलीशा की बात से सहमत थे। फिर भी अलीशा, राज ने मेरी मदद की, वो अलग बात है, हम उसे अपने ग्रुप में नहीं ले सकते हैं, लेकिन हमें उससे रूडली बिहेव भी तो नहीं करना चाहिए। समीर ने अलीशा को समझाते हुए अपने मन की बात कही। कुछ देर सोचने के बाद अलीशा भी समीर की बात से सहमत हो गई। लंच ब्रेक के बाद सभी वापस से क्लास में आ रहे थे। जैसे ही रुद्र और अलीशा अपने अपने ग्रुप के साथ क्लास में पहुंचे, क्लास के अंदर का सीन देखकर वह दंग रह गए। विराज क्लास की सबसे इंटेलिजेंट और उसी के जैसी देखने वाली लड़की के पास बैठा उससे पढ़ाई की बातें कर रहा था। अरे राज, तूने तो बड़ी छलांग लगाई, मर्सिडीज से सीधा आल्टो पर आ गया। चलो अच्छा है, तुम दोनों की भी जोड़ी अच्छी रहेगी। बैटरी बहुत ही अच्छी लड़की है। मुझे तो अलीशा के लिए बुरा लग रहा है। बेचारी अलीशा, इसकी किस्मत में तो कोई अच्छा लड़का है ही नहीं। रुद्र ने अलीशा का फिर से मजाक उड़ाते हुए कहा। बैटरी का असली नाम अपर्णा था। विराज की तरह उसकी आंखों पर भी मोटा चश्मा लगा था, इसलिए सब उसे बैटरी कहकर बुलाते थे। अपर्णा क्लास के साथ साथ स्कूल टॉपर भी थी। वह दिखने में कुछ खास नहीं थी, इसी कारण उसका कोई दोस्त भी नहीं था। वह बस पढ़ाई में लगी रहती थी। जब विराज को पता चला कि दुनिया में वह अकेला ऐसा नहीं है जिसका कोई दोस्त नहीं है। अपर्णा जैसे भी बहुत से बच्चे हैं जो स्कूल और समाज में तो रहते हैं, लेकिन उनका कोई दोस्त नहीं होता है, इसलिए विराज ने फैसला किया कि वह अपर्णा से दोस्ती करेगा। दोस्ती में हमें मर्सिडीज या ऑल्टो नहीं देखनी चाहिए। इंसान की खूबियां और उसका व्यक्तित्व मायने रखता है। जो मुझे अभी तक सिर्फ अपर्णा में नजर आया, यह मेरी फ्रेंड है और अगर आज के बाद किसी ने इसे बैटरी कहकर बुलाया तो यह उसके लिए अच्छा नहीं होगा। विराज ने क्लास के सभी स्टूडेंट्स को चेतावनी देते हुए कहा। क्यों बे चंपू, तू हमें धमकी दे रहा है? तुझे स्कूल आए हुए कुछ घंटे ही हुए हैं और तू दादागिरी पर उतर आया। रुद्र के ग्रुप से एक लड़के ने विराज के पास आकर कहा। नहीं, सिर्फ चेतावनी, धमकी देना मुझे नहीं आता, विराज ने एकदम सीरियस टोन में कहा। अबे चंपू, तुझे अभी दिखाता हूँ। उस लड़के ने ये कहते हुए विराज को जोर का धक्का दिया, जिस कारण विराज जमीन पर गिर गया। यूं तो विराज चट्टान की भांति अपनी जगह पर अटल खड़ा रह सकता था, लेकिन डॉक्टर शून्य अभिराम ने उससे कहा था कि वह एक साधारण बच्चा बनकर स्कूल में रहेगा। विराज के जमीन पर गिरते ही अपर्णा ने उसे सहारा देते हुए उठाया। विराज ने इस घटना को स्कूल की मौज मस्ती समझकर नजरअंदाज कर दिया। स्कूल खत्म होते ही विराज तुरंत क्लास से बाहर निकल गया। वह इतनी तेजी से स्कूल से गायब हुआ कि किसी को कानों कान खबर तक नहीं लगी। दरअसल विराज को मसूरी से धनौल्टी जाने में महज 2 से 3 मिनट लगते थे। डॉक्टर शून्य अभिराम ने विराज से कहा था कि स्कूल खत्म होने के बाद वह तुरंत समय पर घर वापस आएगा। विराज के घर आते ही डॉक्टर शून्य अभिराम ने उससे पूछा, कैसा रहा तुम्हारे स्कूल का पहला दिन? विराज के चेहरे पर खुशी थी। उन्होंने विराज को इतना खुश पहले कभी नहीं देखा था। उसने अपना बैग टेबल पर रखते हुए कहा, आज मैं बहुत खुश हूँ मामा। स्कूल में मुझे बहुत अच्छा लगा। उसने डॉक्टर शून्य अभिराम के पास आकर उन्हें गले लगा लिया। दूसरी तरफ स्कूल खत्म होने के बाद अलीशा और उसके दोस्त प्रो शून्य दिवाकर के ऑफिस के बाहर पहुंच गए। उन्हें अपने ऑफिस के बाहर देखकर उन्होंने उन्हें अंदर बुला लिया। तुम पांचों एक साथ, लगता है विराज का कैरेक्टर तुम्हारे दिलो दिमाग पर छा गया है, प्रो शून्य दिवाकर ने उनकी तरफ देखते हुए कहा। उनकी इस बात से वह पांचों आश्चर्य में पड़ गए। नील ने उनसे पूछा, सर, हमें ये जानना है कि आपने वैम्पायर को कहाँ ढूंढा था? नील की बात पर हंसते हुए प्रो शून्य दिवाकर ने कहा, मैंने वैम्पायर को नहीं ढूंढा, वो ही मुझे ढूंढता हुआ मेरे पास आया था। प्रो शून्य दिवाकर की बात से वह पांचों ही कंफ्यूज हो गए थे। क्यों? अलीशा ने हैरानी से पूछा। वह वैम्पायर डॉक्टर शून्य अभिराम और विराज की तलाश करता हुआ मेरे पास आया था।
वह एक नेक दिल वैम्पायर था। उसने मुझे कभी हत नहीं किया। मुझे जितना डॉक्टर शून्य अभिराम के बारे में पता था, मैंने उसे बता दिया। बस मुझे इतना ही मालूम है। प्रो शून्य दिवाकर ने उन्हें अपनी कहानी बताई। उसने आपको कुछ नहीं बताया कि वह उन्हें क्यों तलाश रहा है? समीर ने पूछा। सभी के दिमाग में सवालों का अंबार लगा हुआ था। ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन वह विराज को लेकर बहुत ही भावुक था और काफी परेशान भी लग रहा था। उसने भी विराज को कभी नहीं देखा था, नहीं तो वह उसे खुद ही तलाश कर लेता। प्रो शून्य दिवाकर ने कहा, मैंने विराज को देखा है। अलीशा ने अचानक से कहा। उसके ये शब्द सुनकर सभी दंग रह गए।